हेलो एवरीवन, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के अंतर्गत टॉपिक युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। तो गोनेड्स मतलब वृषण और अंडाशय। मेल्स में वृषण, फीमेल्स में अंडाशय। इनके अंदर ये कंबाइंडली कहलाते हैं गोनेड्स, और इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की, वो उसे कहते हैं जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं। तो उन कोशिकाओं से जब युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, युग्मक कोशिकाएं मतलब मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा, ये दोनों होती हैं युग्मक कोशिकाएं। इनके बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन या फिर गैमीटोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि गोनेड्स में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जिससे ये टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो मुख्य जनन अंग होते हैं मेल्स में वो होते हैं वृषण, फीमेल्स में होते हैं अंडाशय। इस वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस ओवरी में ओवा का निर्माण होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा के फॉर्मेशन की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस कंबाइंडली कहलाती हैं गैमीटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन। और ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं यानी युग्मक जनन की जो क्रिया होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज जो हार्मोन होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होती है। अब देखिए, जो युग्मक जनन में जो कोशिकाएं बनती हैं मतलब युग्मक कोशिकाएं बनती हैं वो बाकी दैहिक कोशिकाओं से अलग होती हैं। दैहिक कोशिकाओं से मतलब पूरी फुल बॉडी सेल्स जो होती हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। उनसे अलग क्यों होती हैं? क्योंकि बाकी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि युग्मक कोशिकाओं में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम की आधी संख्या या एक सेट पाया जाता है, इसलिए वो अगुणित या हैप्लॉइड कहलाती हैं। इसीलिए ये बाकी कोशिकाओं से अलग होती हैं। ये अगुणित होती हैं युग्मक कोशिकाएं, और बाकी कोशिकाएं या दैहिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो ये देखिए, जो हम गैमीटोजेनेसिस के अंदर एक सब टॉपिक है केवल स्पर्मेटोजेनेसिस, केवल हम वो पढ़ेंगे। oogenesis हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे मैंने बताया, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर ये कॉइल्ड जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजन नलिकाएं। इन कोशिकाओं के अंदर ही जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मतलब प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं। प्रारंभिक जननिक कोशिकाओं से ही आगे चलकर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो प्रीमोर्डियल देखिए, आप देख सकते हैं इसको, जो सबसे ऊपर देखिए, ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये जननिक एपिथेलियम सेल्स कहलाती हैं या लेयर कहलाती है, जननिक एपिथेलियम लेयर। इन कोशिकाओं से ही कौन कौन सी? शुक्राणुजन कोशिकाएं, यानी आगे चलकर शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। शुक्राणुजन कोशिकाएं या इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो बीच में आपको बड़ी से सेल दिख रही हैं ये होती हैं सर्टोली की सेल्स। सर्टोली की सेल्स का फंक्शन क्या होता है? जो ये शुक्राणु बनते हैं इनका पोषण, इनको सुरक्षा देना, और जो रिलीज़ होते हैं हार्मोन जो कि शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं उसमें हेल्प करती है। ये काम होता है सर्टोली की सेल्स का। बाकी जो बाकी जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे आगे चलकर शुक्राणु का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से होता है शुक्राणुओं का फॉर्मेशन, ये देखते हैं। तो देखिए, जो मैंने बताया कि जो जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल या प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं। इन प्रारंभिक जननिक कोशिकाओं में माइटोटिक डिवीज़न होता है या समसूत्रीय विभाजन होता है, और क्या बनता है? ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनती हैं। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती हैं वो उनमें ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनी
और इन सेल्स में वृद्धि होती है, थोड़ी सी वृद्धि मतलब आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और ये वृद्धि करके बना लेती हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनी, इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और बना लेती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये जो देखिए, ये जो प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस की, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणन होना, संख्याओं का बढ़ना। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है उसमें जब माइटोसिस होती है, समसूत्रीय विभाजन होता है, तो बहुत सारी कौन सी सेल्स बनती हैं? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनती हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बन जाती हैं बहुत सारी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं उनमें मैंने बताया कि उनमें वृद्धि करती हैं वो कोशिकाएं और क्या बना लेती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ठीक है, तो इस जब वृद्धि हुई, उसमें डेवलपमेंट हुआ, वृद्धि हुई इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ हुई। तो इसलिए दूसरी फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। 3 फेज में कंप्लीट होती है, मैंने बताया आपको। तो पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होती है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज आगे आएगी। तो पहले ग्रोथ फेज तक हमने समझ लिया। ग्रोथ फेज जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं उनमें वृद्धि होती है और क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती हैं उनमें होता है मियोसिस डिवीज़न। जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो मियोसिस डिवीज़न हमने सबने पढ़ रखा है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न या सेकंड मियोटिक डिवीज़न। तो जब फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं उसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है तो क्या बन जाती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये क्या बन जाती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, जिनमें ये जो कोशिका होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, इनमें क्रोमोसोम होते हैं 2n, यानी डिप्लॉयड कोशिकाएं होती हैं ये। और जैसे ही इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में हमने पढ़ा है कि एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, ये एक सेल है, इनसे ये 4 सेल्स बनेंगी। तो कैसे बनेंगी? पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा, उसमें क्रोमोसोम की संख्या ये है 2n, यहाँ पे हो जाएगी n, क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी। तो ये कोशिकाएं कैसी हो बन गई? हैप्लॉइड सेल्स। अब इन्हीं का आगे जो होता है वो डेवलपमेंट होता रहता है, इसीलिए फिर बाद में लास्ट में क्या बन जाती हैं? युग्मक कोशिकाएं बन जाती हैं। और मैंने पहले भी बता दिया कि युग्मक कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं या फिर हैप्लॉइड होती हैं। तो यहीं से ये कोशिकाएं कैसी बन गई? हैप्लॉइड बन गई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स बन गई ये, इसमें क्या होता है? फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, और जैसे ही सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है तो जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड्स या फिर पूर्व शुक्राणु, मतलब शुक्राणुओं से पूर्व की अवस्था, पूर्व शुक्राणु या फिर स्पर्मेटिड्स इन कोशिकाओं को बोलते हैं। ठीक है, अब जो फेज़ आएगी उसको बोलेंगे मैचुरेशन फेज़, क्योंकि इन स्पर्मेटिड्स में थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होने के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं या जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें बोलते हैं स्पर्म या फिर युग्मक कोशिकाएं। यही युग्मक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो और ये किस फेज़ में होता है? मैचुरेशन फेज़ में। अच्छा, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनसे जब स्पर्म बनते हैं, ये जो स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं शुक्र कायांतरण या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि शुक्र कायांतरण मतलब शुक्र की बॉडी, काया मीन्स बॉडी, तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है या जो पूर्व शुक्राणु होते हैं उनकी उसमें जो परिवर्तन होके जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें हम बोलते हैं शुक्राणु। और ये किस फेज़ में होते हैं? मैचुरेशन फेज़ में। अब देख लीजिए आप किस तरह से बनती है ये कोशिकाएं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ये देखिए, ये है टेस्टिस का डायग्राम। इसमें मैंने बताया आपको अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनके अंदर क्या पाई जाती है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, और इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम से कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? ये बड़ी बड़ी जो आपको बीच बीच में ऑरेंज कलर की दिख रही हैं, ये क्या है? सर्टोली की सेल्स। और बाकी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? शुक्राणु जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में
थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है और क्या बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में डिवीज़न होता है 2 बार, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, और क्या बन जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये देखिए 2 बार डिवीज़न हो गया, एक बार इधर हुआ, एक बार 1 से 2 बनी, एक बार फिर 2 से 4 बन गई। अब ये जो कोशि जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये स्पर्मेटेड्स, पूर्व शुक्राणु, ये पूर्व शुक्राणु बन गए। अब इन्हीं में इनका मैचुरेशन होगा और ये टोटल क्या बन जाएंगे, शुक्राणु। टेल निकल आई, इसमें जितने भी शुक्राणु की संरचना होती है वो पूरी डेवलप हो जाती है और पूरी तरीके से जो शुक्राणु की संरचना होती है वो बन जाती है। ये शुक्राणु की संरचना होती है वो बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, ये सारे शुक्राणु बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स इसमें कुछ काम करते हैं। तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है। जब वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है तो क्या होता है, उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH और एक FSH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये है LH और FSH। GnRH मैंने बताया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है जिससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH और एक FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को उद्दीपित करते हैं, बढ़ाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स इन पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है उसमें हेल्प करते हैं। अब देखिए जो स्पर्म बने उनके एक बार स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो आगे का भाग होता है वो कहलाता है हेड, उसके पीछे का 4 भाग होते हैं शुक्राणु में, हेड, मिडिल पीस या मिड पीस, और ये बीच में नेक वाला रीजन, और लास्ट में टेल। 4 भाग होते हैं, इसमें 3 लिखे हैं लेकिन 4 भाग होते हैं। पहला हेड, सेकंड बीच में नेक, फिर थर्ड मिडिल पीस और टेल। तो सबसे पहले जो हेड वाला रीजन होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक जो सबसे आगे का पोर्शन होता है ये एक्रोसोम कहलाता है। इस एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है और ये किस क्रिया में हेल्प करता है, जब ओवम के पास जाता है ये, तो ओवम की जो कला होती है उसको भेदने में, मतलब उसके अंदर जाने में ये हेल्प करता है। अगर ये भाग इसे हटा दिया जाए या काट दिया जाए तो ये ओवम की कला को भेद नहीं पाएगा, उसके अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक है, इसके पीछे 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक ये देखिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक सेंट्रियोल और होता है जिससे कि इस पूरे भाग का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो सेंट्रियोल होता है ये जो पहला ग्रीवा में होता है ये, और ये जो ओवम होता है उसमें जब ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब दोनों से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, प्राथमिक विदलन, यानी कोशिकाएं जो बनती हैं, कोशिकाओं का डिवाइडेशन होता है, उसमें ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है। 2 सेंट्रियोल होते हैं, पहला फर्स्ट जो ओवम में फर्स्ट क्लीवेज होता है उसको उसमें हेल्प करता है, दूसरे से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों नेक में पाए जाते हैं। इसके पीछे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो कि 9+2 के अरेंजमेंट में होती हैं। तो इनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं पूरे मतलब स्ट्रक्चर के चारों तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है यहाँ पर, क्यों फंक्शन क्या होता है कि ये शुक्राणुओं को जो गति करता है, शुक्राणु गति करता है उसके लिए ऊर्जा देने का काम होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी बनाना या एनर्जी का फॉर्मेशन करना, तो उन्हीं से ये क्या करता है, शुक्राणु गति करता है। तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट हैं स्पर्म के बारे में। जो स्पर्म होता है उसको
परिपक्व होने में 46 से 72 डेज़ का समय लगता है। और ये जो जितने भी रेज होती हैं ये स्पर्म के फॉर्मेशन को कम कर देती हैं। थर्ड है हैप्पीनेस में ये हेल्प करती हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं वो हैप्पीनेस में हेल्प करती हैं। और जो एक बार इजाकुलेशन होता है, स्खलित होते हैं, जब वीर्य सीमन इजाकुलेट होता है तो जो शुक्राणु होते हैं वो लगभग कितने होते हैं 280 मिलियंस एक बार में जो स्पर्म होते हैं वो इजैकुलेट हो जाते हैं। और जो अदर स्पीशीज़ होती हैं, चाहे वो काव हो या पिग हो, उसमें 3000 से 8000 तक स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। अब देखिए जो हमने टॉपिक पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु के सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु के सबसे अग्रभाग को एक्रोसोम बोलते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? मैंने आपको बताया, अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।